नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर बर्ड फ्लू के बढ़ते कहर से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच में पहली बार मुर्गी में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद इंदौर और नीमच में 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी की दुकानें बंद रहेंगी। इंदौर में डेली कॉलेज के आसपास और नीमच में मुर्गी बाजार को 1 हफ्ते तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले मुर्गी की दुकानों से लिए गए ये सैंपल्स जिनकी जांच की गई, जिसमें H5 वायरस मिला है, जिसके बाद ये पुष्टि हुई है कि मुर्गियों में बर्ड फ्लू की मौजूदगी है, यानी कि कंफर्मेशन हो चुका है। अभी तक मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर कंफर्मेशन नहीं था कि क्या ये बर्ड फ्लू मुर्गियों में भी है, लेकिन वहां के चिकन शॉप से लिए गए सैंपल्स में इस बात की पुष्टि हो गई है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के हालात पर सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए और यहाँ पर पशुपालन विभाग ने तमाम जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं जो मुर्गी पालन करते हैं उनके साथ बैठक की है। और बैठक के बाद यहाँ से जो निकल रहे हैं डॉक्टर R.K. रोकड़े जो कि पशुपालन विभाग के मध्य प्रदेश के डायरेक्टर हैं। सर, लेकिन नई खबर क्या है, क्या मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू अभी मुर्गी में कहीं पाया गया? थोड़ी न्यूज़ तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ पर इंदौर में जब हमने मार्केट से सैंपल लिए थे, मार्केट के सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उसमें जैसे कि हमने टेबल का लिया था, टेबल का स्वेब लिए थे, नाइफ के स्वेब लिए थे, वो लिए और 1-2 बर्ड्स के लिए थे, वो पाए गए। लेकिन अभी तक हमारे जो क्षेत्र हैं पोल्ट्री फार्म्स, उनके कोई वैसे पॉजिटिव नहीं आए हैं, मात्र मार्केट में आए हैं। और जैसा कि अभी हमने पोल्ट्री एसोसिएशन की बैठक ली थी, इन लोगों का ये मत है कि ये जो बर्ड्स हैं ये बाहर से आए हुए बर्ड्स हैं, हमारे यहाँ के बर्ड्स नहीं हैं। और उसके अतिरिक्त हम अपने डिप्टार से भी हमने बोला कि आप पता लगाएं कि सोर्स क्या है, ये बर्ड्स कहाँ से आए। और वहाँ से बर्ड्स आए तो उन बर्ड्स का हम परीक्षण करवाएंगे, अगर अपने प्रदेश के होंगे तो टेस्ट करवाएंगे। और टेस्ट करवाने के बाद मान लो अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो जो भी भारत सरकार प्रोटोकॉल है 1 किलोमीटर रेडियस में कार्रवाई करना। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी जो वर्तमान में जो नियम है भारत सरकार के, उसमें स्पष्ट है कि अगर कहीं कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको 1 किलोमीटर रेडियस में ही उसमें कार्रवाई की जाए। पूरे ज़िले में या पूरे प्रदेश में करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन में है। मुर्गियों में बर्ड फ्लू की कंफर्मेशन के बाद क्या उससे पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जा चुके हैं, जिसमें दक्षिण भारत से आने वाले मुर्गियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गया, उनका आयात नहीं किया जा रहा था। और उसके पहले भी कल ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं जिसमें महत्वपूर्ण फैसले बर्ड फ्लू को लेकर लिए गए हैं, क्योंकि ये डबल अटैक है कुदरत का। एक तरफ तो पहले से ही कोरोना वायरस से लगातार पूरी दुनिया जूझ रही है, खासतौर पर अगर हम अपने देश की बात करें, वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन वहां लोगों तक पहुंचने में अभी एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है। इस बीच बर्ड फ्लू का खतरा गहराता जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जिनका मैं रुख करूं, उससे पहले परिचय करा दूं। मनोज शर्मा भोपाल से, जिनकी रिपोर्ट आप अभी देख रहे हैं, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। विकास सिंह चौहान इंदौर से लाइव हैं, नरेंद्र धनौतिया मंदसौर से हैं और साथ ही साथ भवानी सिंह झालावाड़ राजस्थान से हैं। सबसे पहले विकास, मैं आपका रुख करना चाहती हूं। इंदौर में पहला केस बर्ड फ्लू का जो कि मुर्गे में पाया गया है वो कंफर्म हुआ है, इसके तहत अब एक्शन क्या लिया गया है, जरा बताइए पूरा प्रोसेस। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सब डेली कॉलेज इलाके में अचानक से कौओं की मौत के बाद संकट गहराया था। जिला प्रशासन हरकत में आया, पशु चिकित्सा विभाग जो है वो हरकत में आया और जू प्रबंधन, चिड़ियाघर प्रबंधन जो है वो उसने एहतियात बरतना शुरू कर दिया। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में ही ये साफ कहा था कि जिस प्रकार से बाहरी प्रदेशों से जो चीज़ें आती हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए उन पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि ये भी कहा था कि सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी पोल्ट्री फार्म शहर में है, जहाँ भी इलाकों में पोल्ट्री फार्म है, उनके जो संचालक हैं उनके साथ बैठक की जाएगी। बैठक में आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। तो ये तय किया जा रहा था, ये माना जा रहा था कि साफ निर्देश दिए जा चुके हैं कि संक्रमण को किसी भी प्रकार से रोका जाए। हालांकि बर्ड फ्लू की पुष्टि की भी जानकारी है कि जिस प्रकार से शुरुआती दौर में कौओं की मौत हुई थी, उनके सैंपल भेजे गए थे और ये जानकारी मिल रही है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो चुकी है। इसके साथ साथ में ये भी जानकारी मिली है कि अब तक कोई राहत की बात भी उसे माना जा सकता है कि अब तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि जो
संक्रमण मिला है वो पक्षियों के माध्यम से इंसानों के शरीर में प्रवेश कर सके। हालांकि ये राहत की बात फिलहाल इंसान के लिए है। अभी वो खतरनाक स्थिति नहीं है, लेकिन इस बीच विकास एक ब्रेकिंग न्यूज जो व्यूअर्स तक पहुंचा दे। देश में दहशत की बड़ी वजह बनते जा रहे बर्ड फ्लू से ही जुड़ी हुई है। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दक्षिण भारत के राज्यों से मुर्गों के व्यापार पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब तक बर्ड फ्लू के हालात काबू में नहीं आते हैं तब तक के लिए अस्थायी तौर पर दक्षिण के राज्यों से मुर्गों का कारोबार बंद रहेगा। तो इसी के तहत ही पहले से ही मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन में थी और इस बात का अंदेशा था कि बर्ड फ्लू का कंफर्मेशन किसी भी वक्त हो सकता है। और उसके एक दिन बाद ही देखिए नीमच और इंदौर से इस तरह के केसेस सामने आए हैं जिसमें मुर्गों में कंफर्मेशन हुआ है बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। आज शाम को भी मैं चर्चा करने वाला हूं। गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके लिए, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कल ही हमने फैसला किया था कि दक्षिण के राज्य जहां से हमारे यहाँ मुर्गा मुर्गियाँ आते हैं उनको हमने अभी 10 दिन के लिए बैन किया है, वहां से ये चिकन या मुर्गा मुर्गी ना आए। सीधे रुख कर लेते हैं, मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मनोज, ये बात सही है कि अभी इस संक्रमण के मनुष्य में, इंसान में जाने का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों में इस खबर के सामने आने के बाद कितना पैनिक है? एक बड़ी बात प्रीति इसमें यह है कि जो मुर्गे मुर्गी, क्योंकि सबसे बड़ी बात हो रही थी इसके पहले कौवे हैं या डक है, इस तरह के दूसरे पक्षी जो हैं उनमें इस तरह का वायरस मिल रहा था और जिसको H5N8 वायरस जो कि उसकी स्ट्रेन थी, तो वहाँ तक की बात तब ठीक थी। लेकिन अब जो खबर जो इंदौर और नीमच से है जिसमें प्रीति सीधे तौर पर इस बात का कंफर्मेशन हो रहा है कि चिकन शॉप से, जो बाकायदा चिकन की दुकानें होती हैं, वहाँ से नमूने इकट्ठे किए गए थे, चाहे वो चाकू हो चाहे वो टेबल हो, और उन नमूनों में बाकायदा बर्ड फ्लू की पुष्टि भोपाल की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी लैब है उसने की है। तो जाहिर तौर पर अब सरकार के लिए जो प्रोटोकॉल है वो अपनाए, सरकार पहले भी अपना रही थी, अब लेकिन सरकार की तरफ से जैसे इंदौर का जो डेली कॉलेज है जहाँ पर जो कौवे मरे मिले थे और उसके बाद वहाँ पर जो सैंपल लिए गए चिकन की शॉप से, तो वहाँ पर डेली कॉलेज के आसपास जितनी भी चिकन की दुकानें हैं अब उनको एक सप्ताह के लिए बंद कराया जा रहा है। इसी तरह नीमच में जो चिकन मार्केट है उसके आसपास की दुकानों को, सारी दुकानों को एक सप्ताह के लिए बंद कराया जा रहा है और सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। और डॉक्टर रोकड़े जो कि यहाँ पर पशुपालन विभाग के डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, उनका कहना है इस चेन को भी पकड़ना होगा। ये जो चेन यहाँ चिकन शॉप तक पहुंची है, बर्ड फ्लू की जांच में जो जिस तरह के नतीजे पाए गए हैं, बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद आगर मालवा इलाके में भी प्रशासन अलर्ट पर है। आगर मालवा में पिछले 4 दिनों से 400 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, बर्ड फ्लू के चलते कुछ बगुलों की भी मौत की खबर है। राज्य की स्पेशल टीम ने दौरा करके पशु पक्षियों की जांच तेज की है। नगर पालिका के कर्मचारी बर्ड फ्लू से मरे कौवों और बगुलों को गड्ढा खोदकर दफन कर रही है। जैसे कि आगर में पता लगा कुछ कौवों की डेथ हुई थी, तो उसके बाद पशु चिकित्सा विभाग अपना काम कर रहा है। हम केवल कोऑर्डिनेशन, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। और हमारे अभी इन लोगों को जो हमारे स्थानीय अमला है, CMHO साहब और जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनसे 1 किलोमीटर की रेंज में फीवर सर्वे कराएंगे। और अगर आगे जो भी कुछ होता है तो फिर उसके हिसाब से ये लोग सब तैयार रहेंगे। हम सीधे रुख कर लेते हैं, नरेंद्र धनौतिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी मंदसौर से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, वहां पर भी कौवे मृत पाए गए थे, ऐसे में अभी क्या स्थिति है? देखिए प्रीति, बताना चाहूँगा कि मंदसौर में पिछले 10 दिनों से कौवों के मरने का सिलसिला जारी है और आज सुबह भी कौवे मृत और घायल अवस्था में पाए गए थे। खासतौर से मंदसौर के जिला न्यायालय परिसर में कौवे, हजारों कौवे प्रतिदिन वहाँ पर शाम के समय आते हैं और रात्रि में वहीं रहते हैं। आज सुबह जब हमारी टीम वहाँ पर गई थी तो मौके पर कई सारे कौवे मृत पाए गए थे और कई घायल अवस्था में वहाँ थे जो दम तोड़ने की स्थिति में थे। मौके पर नगर पालिका की टीम भी वहां पर साफ सफाई और सैनिटाइजर के लिए पहुंची थी और पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी वहां पर पहुंचे थे। और हमने जब उनसे बात की थी तो उनका कहना था कि अभी इस वायरस का कोई
आज नहीं है, जो घायल कौवे हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। अभी उनको एक जगह सुरक्षित रखा जाएगा प्रोटोकॉल में, और जो मृत कौवे हैं उनको प्रोटोकॉल के तहत दफनाया जाएगा। तो फिलहाल कौवों के मरने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, और कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं जिनके जो ये खबर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कौवों के अलावा कबूतर भी मरे हैं। और कल हमारे पास एक सीतामऊ की खबर आई थी जहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म में कुछ जो मुर्गियां हैं उनकी मौत हुई थी। नरेंद्र, जो आप जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान का भी इस बीच रुख करना जरूरी है। वहां बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे पक्षियों की तेजी से मौत होती जा रही है। राजस्थान में बर्ड फ्लू के एपिसेंटर झालावाड़ में सबसे पहले कौवों की मौत हुई, तब से सबसे ज्यादा इसी इलाके में बर्ड फ्लू के केस सामने आए हैं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से जांच शुरू की है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने झालावाड़ के एपिसेंटर पहुंचकर जायजा लिया है। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जितनी भी बिल्डिंग्स है वहाँ पर भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि अगर उन पर पक्षी जाकर बैठे या उसका असर हो अगर आसपास में भी है तो उसको संक्रमण मुक्त किया जाए। ये राड़ी के बालाजी मंदिर है, और यहाँ पर ये देखिए कि भव्य बालाजी का मंदिर है, और यहाँ मंदिर के कपाट अभी इस वक्त बंद है, मास्क का ऊपर लगा हुआ है। और अभी क्योंकि पूरे जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में प्रवेश बंद है, इसलिए मंदिर में भी एक तरह से प्रवेश बंद है, लेकिन पूरे मंदिर में छिड़काव किया गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। इसके अलावा यहाँ जो रेलिंग्स है इन पर भी छिड़काव किया गया है कि अगर कोई इस पर अगर छुए, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी ये बींटें हैं, तो कोई ऐसा नहीं हो कि इससे कोई संक्रमण का डर हो। इसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि पूरे में इसीलिए जिस इलाके के अंदर जहाँ रैपिड रिस्पॉन्स टीम जा रही है, जहाँ पक्षियों के मृत पक्षियों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, इसके अलावा उस इलाके को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कि कम से कम इंसानों पर सीधा उसका असर न पड़े। यहाँ हम आपको दिखाएंगे तस्वीर की किस तरीके से फील्ड से जो सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर कितनी सावधानी के साथ में लाया जाता, रखा जाता, फिर उसके बाद में इन सैंपल को आगे भिजवाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त टीए बंसोड़ हैं जो प्रभारी है जिला लेब के यहाँ पर। बंसोड़ साहब, पहले तो आपने पीपी किट पहन रखा, मैंने नहीं पहन रखा, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कोई दिक्कत नहीं, हम छुए नहीं किसी चीज़ को, ये ध्यान रखें जी। दूसरा ये बताएं कि किस तरीके से जो आपके यहाँ जो जिस तरीके से पक्षियों की जो मौत हो रही है, लैब का क्या रोल है? पक्षियों की जब मौत होती है तो लैब का ये रोल होता है कि अगर अपन कोई बर्ड फ्लू की संभावना देखते हैं तो सबसे पहले हमें सैंपल जो भेजने होते हैं वो सैंपल भेजने का एक तरीका पता होना चाहिए। सैंपल भेजने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब भी आपको संभावना होती है एवियन इन्फ्लुएंजा की, तो मॉर्टिलिटी जहाँ पक्षी मरे हुए हैं उसमें से 5 मरे पक्षी जो भी इंटैक्ट हो, कटे फटे नहीं हो, डेड इंटैक्ट होल बर्ड, आपको सर्वप्रथम आपको डीप फ्रीजर में रखवाना है। तो आपने अभी हम सीधे रुक कर लेते हैं झालावाड़ का। भवानी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भवानी, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें ये बताया गया कि राजस्थान में जो बर्ड फ्लू है वो उतना घातक नहीं है। क्या एक्सपर्ट भी इस बात को कंफर्म कह रहे हैं या फिर वो वही टेंडेंसी बता रहे हैं जो बाकी राज्यों में आ रही है बर्ड फ्लू की? बिल्कुल अलग होती है। जब आज मैं यहाँ पर फील्ड के अंदर हूँ, झालावाड़ के अंदर, एपिसेंटर के अंदर, और फील्ड में जब मैंने टीम के साथ, रैपिड रिस्पॉन्स टीम के साथ में विजिट की, तब देखा टीम का यह कहना है कि काफ़ी मुर्गियाँ मरी हुई मिली जिनके सैंपल भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि मुर्गियों के अंदर जो अब आज कंफर्मेशन आई है इसका मतलब है कि आज डाउट है। काफ़ी सारी राजस्थान से मुर्गियों की मौत हुई थी जिनके सैंपल भिजवाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो अभी जब कौवों में पहले कंफर्म हुआ था, मुर्गियों में भी ये आशंका बनी हुई है। और जो मार्केट से जो रिपोर्ट आई है, एक्सपर्ट्स का ये कहना ऑफ कैमरा कि मुर्गियों के अंदर इन्फेक्शन है। अब ये जो सवाल है सबसे बड़ा कि वो H5N8 का है या N1 का है। N1 का इन्फेक्शन होता तब हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता। तो पहले तो ये मानना होगा कि मुर्गियों के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, और थोड़े दिनों में जब, क्योंकि पूरे देश के अंदर भोपाल की एक लैब है जो जांच कर रही है, उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है। जब सैंपल की रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तब पता लगेगा कि मुर्गियों के अंदर अगर है तो बड़ा एक्शन लेना होगा। एक और बड़ी बात है प्रीति कि राजस्थान के अंदर अजमेर बहुत बड़ा सेंटर है जहां से दिल्ली को 40 लाख पर डे जो अंडे होते हैं वो अकेला अजमेर प्रोड्यूस करता है, जहां से
पोल्ट्री का बड़ा व्यवसाय है, दिल्ली के अंदर जाता पूरा मार्केट, चिकन जा रहा है यहाँ से अंडे जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप मान के चलिए कि अगर एक जगह फैलता है तो उसका असर कितना हो सकता है, तो राजस्थान से दिल्ली पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में जैसे दक्षिण भारत से मुर्गियों के व्यापार पर रोक लगाई, तो क्या आने वाले दिनों में उत्तर भारत में भी राजस्थान से जो सप्लाई होती थी उस पर कुछ असर पड़ेगा? ये एक अहम सवाल जिस पर आगे जुड़ूंगी। इधर पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही पक्षियों की मौत ने इंसानों में खौफ पैदा किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। सिर्फ हिमाचल में ही 2500 से ज्यादा पक्षियों की मौत की खबर है, जबकि जूनागढ़ के 300 से ज्यादा पक्षियों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर आई है। यानी कि गुजरात में भी हालात खराब हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी है। यहां इंदौर और नीमच में तो मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। वहीं राजस्थान के 12 और बूंदी में पक्षियों की मौत से पहले से ही लोग दहशत में हैं। मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। मनोज, भोपाल में ही वो लैब जिसको लेकर जांच की जा रही है, कितना दबाव है और उनके पास क्या रिपोर्ट और क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है अलग अलग राज्यों का? जो भोपाल में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल सिक्योरिटी लैब है, उसमें जो बातचीत होती तो सूत्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास पूरे देश से सैंपल आ रहे हैं और उनका काम है कि उन सैंपल्स को एनालाइज करना, उनके डेटा निकालना, H5N1 या H5N8 और बर्ड फ्लू के इन सारे डेटा को उन तमाम संबंधित राज्यों के जो डायरेक्टर पशुपालन विभाग हैं या हेल्थ विभाग हैं उन तक पहुँचाना। और ये बात सीधे तौर पर सूत्र कह रहे हैं कि लगातार इतने सैंपल आ रहे हैं कि उनकी जाँच करके उस पूरे उन डाटा को इकट्ठा करना एक थोड़ा सा भी काम ज़्यादा तो उनके पास है ही। लेकिन एक बात मैं प्रीति यहाँ जोड़ना चाहूँगा, जो इंदौर और नीमच के सैंपल मिले हैं उसमें आगे जो एक प्रोटोकॉल है, जो लैब की तरफ से प्रोटोकॉल है, सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल है कि अब वो सैंपल मिलने के बाद अब सरकार की चिंता का सबब ये है कि वो आपने बाजार से सैंपल चिकन के उठाए थे और आपका कहना है कि आपने उनको नाइफ से निकाला, आपने उसको टेबल से निकाला और जो कटिंग होती है जो मुर्गे की वहाँ से आपको वो सैंपल मिले। अब बड़ा सवाल ये है कि उस दुकान पर वो चिकन कहाँ से आया था, क्या वो किसी पोल्ट्री फार्म से आया था या वो किसी दक्षिण के राज्य से आया था, ये अब सबसे बड़ी जांच का विषय है। और नीमच में और इंदौर में दोनों जगह पर अब सरकार की तरफ से ये जांच सोर्स का पता किया जा रहा है। जवाब मैं विकास से लेना चाहती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है विकास। ये कैसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो चिकन की सप्लाई कहां से हुई थी, उस चेन को ब्रेक कैसे किया जाएगा और जो उस वक्त वहां पर शॉप पर मौजूद लोग थे उनको भी लेकर क्या आगे जांच की तैयारी है? बिल्कुल प्रीति, इसमें बहुत अहम हो जाता है कि ना सिर्फ ये जानकारी जुटाना कि आखिर वो मटेरियल आया कहाँ से था, ये भी अहम हो जाता है कि इन्फेक्टेड मटेरियल कहाँ कहाँ पहुँचा था। चूँकि उन दिनों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बिक्री उन दिनों तक हो रही थी, जब तक सैंपल कलेक्शन का दौर जारी था तब तक बाकायदा बिक्री हो रही थी, लोग खरीद भी रहे थे, घरों पर सामान पहुँच भी रहा था। हालाँकि वो जो इन्फेक्शन है वो कितने हाई टेम्परेचर तक जाके सर्वाइव कर पाता है ये शोध का विषय है, ये चिंता का विषय बना हुआ है हालांकि। लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि उन दिनों की ये डायरेक्टरी या फिर उन लोगों दुकानदारों से ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कहाँ से वो मटेरियल आया था, अर्थात चिकन कहाँ से उन दिनों में खरीदा गया था। तो डायरेक्ट चेन जो है उसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उन पर लगातार काम चल रहा है। तो संभवतः यही प्रयास है हर तरीके से कि जो चेन है, संक्रमण की जो चेन है उस पर किसी भी तरीके से लगाम लगाई जा सके, चाहे वो मुर्गा मुर्गियों में आने वाला इन्फेक्शन हो, चाहे वो कौवों से मुर्गे में सर्वाइव किया हो या फिर मुर्गों से आम जन में सर्वाइव किया हो। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मनुष्य जांच अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद गुजरात के पंचमहल जिले में भी मुर्गी केंद्रों का सर्वे किया गया है। पंचमहल जिले का पशुपालन विभाग पूरे जिले के मुर्गी केंद्रों की जांच कर रहा है। बीमार मुर्गे मुर्गियों को बाकियों से अलग किया जा रहा है। अगली खबर राजस्थान से है, जहां जैसलमेर में बर्ड फ्लू की आहट के बाद प्रशासन मुस्तैद है। जैसलमेर में हालात पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष बनाया है। पशुपालन और चिकित्सा विभाग लगातार हालात को काबू करने के लिए जिले में सर्वे कर रहे हैं। भवानी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, आप ही ने बताया अभी कि राजस्थान एक ऐसी जगह जहां से बड़ी तादाद में अंडे और चिकन सप्लाई होते हैं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में। ऐसे में सतर्कता क्या बरती जा रही है और ये जो सर्वे है ये कितना कारगर है इस पूरे प्रोसेस में? देखिए प्रीति, राजस्थान में कल ही एक पोल्ट्री फार्म मालिक हैं, उन सब पूरे राजस्थान के सूबे के, जिनके साथ में एक मीटिंग की थी राजस्थान सरकार ने और उन सब का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप में उनसे कहा गया कि पर डे की वो डिटेल देंगे
कि मुर्गियां कितनी बीमार है, क्या उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो क्या उनको डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, और ये पता लगा सके कि वो कहीं बर्ड फ्लू की शिकार तो नहीं है। सभी को कहा गया डिटेल दें। दूसरा ये है कि रैपिड रेस्पॉन्स टीमें बनाई गई है जो कि पोल्ट्री फार्म में जाए और जांच करे, पता लगाए, और एक पूरा एक कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम बनाया गया कि एक निगरानी तंत्र खड़ा किया गया जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि अगर मुर्गियों के अंदर ये फैल रहा है। अभी तक राजस्थान सरकार ये कंफर्म नहीं करी है कि कहीं पर भी मुर्गियों के अंदर बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा कंफर्म हुआ, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि है नहीं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, रिपोर्ट में काफ़ी वक्त लगता है। तो अभी सरकार इंतज़ार कर रही है कि जब तक कंफर्म नहीं हो तब तक किसी तरीके के ट्रांसपोर्टेशन में अभी राजस्थान के अंदर रोक नहीं है, कहीं से भी बाहर दूसरे स्टेट से लाने और ले जाने दोनों के अंदर, और दूसरा इंटर स्टेट राजस्थान के अंदर भी, जिलों के अंदर भी रोक नहीं है। तो किसी तरीके की रोक अभी नहीं है, लेकिन जो अभी की जो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं। सवाल है भवानी, वो ये कि हम भाई नॉन वेजिटेरियन जो खास तौर पर हैं कि वो चिकन खाएं ना खाएं, अंडा खाएं ना खाएं। मध्य प्रदेश की सिवनी से रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। कई कौओं की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है और इस बात की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। टीम को कई इलाकों में कौवे मरे हुए दिखाई दिए। मौके पर पहुंची डॉक्टरों की टीम ने मरे हुए कौवों के सैंपल लिए और उसे जांच के लिए भेज दिया। इस दौरान डॉक्टरों ने लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की है। नरेंद्र धनौटिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी मंदसौर से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, जरा ये बताइए कि क्या जो भी जांच इसमें की जा रही है, इस बात का कंफर्मेशन मिल पा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में आखिर ये वायरस कौवों को क्यों प्रभावित कर रहा है? देखिए, हमारी सुबह पशुपालन चिकित्सा अधिकारी से बात हुई थी और उनका कहना था कि खास तौर से जब कौवे के अंदर ये वायरस है तो ये वायरस इतना इफेक्टिव है कि सबसे पहले कौवे की गर्दन पर वार करता है, और जब गर्दन कौवे के गर्दन पर इसका वार होता है तो पूरी कौवे की गर्दन जो है उल्टी हो जाती है और उसके कारण कौवा खड़ा नहीं हो पाता और उड़ नहीं पा रहा है, सीधे पेड़ से नीचे गिर रहा है और उसकी धीरे धीरे तड़पते हुए मौत हो जाती है। अभी यह वायरस के बारे में जो हमारी चिकित्सा अधिकारियों से बात हुई थी तो उनका कहना है कि अभी इस वायरस के कारण जो कौवे घायल हो रहे हैं और उनका उपचार करना भी संभव नहीं हो पा रहा है। प्रोटोकॉल जरूर रखा जा रहा है ताकि ये और कौवों में न फैले। कल कुछ मुर्गियों की मौत हुई थी, उसके बारे में अभी प्रशासन ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि उनकी मौत किस कारण हुई थी। हालांकि अभी प्रशासन इस बात को नकार रहा है कि यह वायरस जो है कौवों से बढ़कर के दूसरे पक्षियों में जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से खबर ये आ रही है कि मुर्गियों की मौत भी हुई है और कबूतरों की नजर आ रही है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। तो जो लोग खास तौर पर नॉनवेज के शौकीन हैं, जो चिकन खाते हैं, जो एग खाते हैं, वो इन तमाम रिपोर्ट्स को कैसा देख रहे हैं उस पर भी मैं आगे आप लोगों से जरूर बातचीत करूंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। 8 राज्य इसकी चपेट में है। जब भी कोई बीमारी और महामारी फैलती है तो सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये बीमारी लाइलाज तो नहीं है, और अगर इस बीमारी का इलाज है तो वो कैसे और कहां मिल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है और इस वायरस की रोकथाम कैसे करनी चाहिए। इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बर्ड फ्लू बना हाहाकारी, बेजुबानों की महामारी। महामारी पर अलर्ट जारी। मंडराती मौत का डर तारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी लोगों में दहशत का सबब बना हुआ है। लोग टकटकी लगाकर कोरोना वायरस के लिए बन रही वैक्सीन की खबरों को देख रहे हैं, लेकिन अचानक लोगों की राहत भरी सांस को एक और भयानक बीमारी की आहट ने हलक में अटका दी। भारत में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में इस बर्ड फ्लू वायरस को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों और इंसानों दोनों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। दिस इज लाइक अभी जो हो रहा है जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं वो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, H5N1 का।
तो ये ज़्यादातर इट कम्स फ्रॉम विद माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ आते हैं। तो अभी जो जहाँ भी होते हैं मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स में इन्फ्लुएंजा वायरस होता ही है, तो कभी कभी ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, म्यूटेट होकर ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन की तरह है जो न सिर्फ परिंदों बल्कि दूसरे जानवरों और इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। सवाल उठता है कि अगर कोई इंसान इस वायरस की चपेट में आ जाए तो उसे कैसे पहचाना जाए? वो कौन कौन से लक्षण हैं जो इस वायरस को होने का पता देते हैं? बर्ड फ्लू होने पर आपको कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, उल्टी का एहसास होना, सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, शरीर में अकड़न, नाक बहना और बेचैनी जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा थोड़ा काम करने पर थकान भी इसका एक लक्षण है। इसके साथ पेट में दर्द की शिकायत भी प्रभावित इंसान कर सकता है। इस वायरस की चपेट में आए इंसान को ये समस्याएं हो सकती हैं। लगातार जुकाम होने से इंसान को निमोनिया भी हो सकता है, जबकि आंखों में जलन और पानी बहने की शिकायत भी मुमकिन है। सबसे हैरानी की बात यह है कि हृदय गति का ठीक से न चलना कार्डियक अरेस्ट का खतरा पैदा कर देता है। चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि बर्ड फ्लू से ग्रसित इंसान की किडनी भी खराब हो सकती है। ऐसे में अगर किसी को इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो मुमकिन है कि वो बर्ड फ्लू की चपेट में आ गया हो। लिहाजा किसी और के संपर्क में आने से पहले फौरन डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अब सवाल यह भी उठता है कि देश भर के 6 राज्यों में फैल चुके बर्ड फ्लू की चपेट में परिंदे तो आ ही जाते हैं, लेकिन असल में किन लोगों को होता है बर्ड फ्लू का खतरा? H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। संक्रमित पंछियों के मल और लार में यह वायरस 10 दिनों तक जिंदा रहता है। जो जगह संक्रमित है उसे छूने से ही यह संक्रमण फैल सकता है और इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को होता है। जहां भी ऐसा है, जहां पे बर्ड्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उन जगहों पे जाने से बचें। अभी कुछ स्टेट्स जो है, 4 स्टेट्स इंडिया के, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हाई अलर्ट पे है, क्योंकि यहाँ पर ये वायरस पाया गया है अभी। सो ये अगर कोरोना एरा में हम बात करें तो कोविड जो है वो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है अभी ह्यूमंस को, बट ये जो बर्ड फ्लू का वायरस है H5N8, इसका अभी ह्यूमन इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है इस वायरस से कि हम इसे कोविड से रिलेट करके देखें। इस फैलती बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर आपको फ्लू की वैक्सीन लगवाने की सलाह दे सकते हैं, जबकि इसके अलावा आप खुले बाजार में जाने, संक्रमित पंछियों के संपर्क में आने और अधपका चिकन खाने से बचें। साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें और कोरोना से लड़ने में कारगर हाथ धोने की आदत आपको इस बीमारी से भी बचाकर रखने में मददगार हो सकती है। और आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की। दिल्ली से जुड़े हरियाणा और यूपी के बॉर्डरों पर आज किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब कल किसानों और सरकार की अगले दौर की बातचीत होने वाली है, तब किसानों को ट्रैक्टर रैली के लिए किसने भड़काया? क्योंकि सरकार लगातार किसानों से बातचीत करके सुधारों पर भ्रमजाल को दूर करने में जुटी है और कई किसान भी सरकार से जारी बातचीत को बढ़िया बता रहे हैं। और इस सबके बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि किसान ट्रैक्टर रैली के लिए निकल पड़े और गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर के अलावा पलवल और बहादुरगढ़ से किसान पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की तरफ मार्च करने लगे। और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि सरकार किसानों के दबाव में नहीं है और वो पूरे खुले दिल से किसानों से सुधारों पर चर्चा करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च से क्या केंद्र सरकार किसी तरह के दबाव में, जैसे उन्होंने एक रोड मैप पूरा दिया हुआ है, किसानों ने आंदोलन जो कर रहे हैं? ऐसा है कि ये तो इस तरह से अगर दबाव बनेगा तो कल तो फिर ये कहेंगे धारा 370 है उसको भी वापस करो। देश के अंदर ऐसी शक्तियाँ भी खड़ी होगी, CA का कानून है उसका भी विरोध होगा। फिर तो इस तरह से नहीं होता। देश के अंदर चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है और किस देश का विकास हो रहा है। तो ये जो आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, तो वो इसी तरीके से पूरा होगा। और निश्चित रूप से उनका जो विरोध है उस विषय को लेकर हम उनकी जो शंका है, समाधान है, उसके लिए भारत सरकार तैयार खड़ी है। और निश्चित रूप से उनका अगर शंका है कोई तो उसको दूर करेगी भारत सरकार, उनसे बातचीत जारी है। और कृषि सुधार कानून को वापस लेने के लिए अपनी मांग के बीच आज किसानों ने अपने प्रदर्शन को और तेज कर दिया और दिल्ली में एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकाला। दिल्ली की सीमाओं से मार्च का रूट तय किया गया, जिसके मुताबिक सिंघू बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक रखा गया। आज की रैली को किसानों ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल बताया।
किसानों का ट्रैक्टर मार्च। सड़क पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च नहीं, ये सड़कों पर आंदोलनकारी किसानों की ताकत की नुमाइश है। दिल्ली की सीमाओं पर ही नहीं, गाजियाबाद और पलवल तक जैसे दिल्ली के पास के इलाकों में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए कृषि सुधार कानून के खिलाफ अपनी जिद का इजहार किया। आंदोलनकारी किसानों और उनके समर्थकों के लिए आज की सुबह ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों के साथ हुई। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर सुबह होते ही किसान ट्रैक्टर के साथ अपने मार्च की तैयारियों में जुटे नजर आए। रणनीति के मुताबिक मार्च के लिए सड़कों पर किसानों की भीड़ जुटाने के इंतजाम थे, तो भीड़ जुट भी गई। तय वक्त पर इशारा मिलते ही ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ और किसान कृषि सुधारों को वापस लेने की मांग के साथ आगे बढ़ने लगे। गाजीपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां से किसान जो है ट्रैक्टर रैली लेकर निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं। देखिए एक एक करके ट्रैक्टर्स जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। गाजीपुर से ये तमाम किसान जो हैं डासना की तरफ जा रहे हैं। डासना के केएमपी पॉइंट पर ये तमाम लोग रुकेंगे और फिर वहां से बुलंदशहर की ओर बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं पूरी सड़क NH9 जो है, यहाँ पर ट्रैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं और कुछ लोग पैदल भी यहाँ से चलते हुए दिख रहे हैं। पीछे तक जहाँ तक नजर जाएगी आपको ट्रैक्टरों की एक लंबी लाइन नजर आएगी। यहाँ से तमाम गाजीपुर से जो ट्रैक्टर्स हैं इन्होंने ये डासना की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाएं भी देखिए आप ट्रैक्टर में नजर आ रही हैं। महिलाएं भी तमाम किसानों के साथ यहाँ पर बढ़ रही है। पैदल मार्च भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और पीछे जितना पीछे हम जाते जाएं उतना हमें ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं। आज ये ट्रैक्टर रैली है जिसको साफ तौर पर किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी के रिहर्सल कर रहे हैं। 42 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों पर अड़े किसानों के ट्रैक्टर मार्च को सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जब किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत चल रही है, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब सरकार को लग रहा है कि कल होने वाली अगले दौर की बातचीत में समाधान निकल सकता है, तो फिर उससे ठीक पहले ये ट्रैक्टर रैली क्यों? क्या इसके पीछे बात बिगाड़ने की साजिश है? किसानों के ट्रैक्टर मार्च खुद ही कई खुलासे कर रहे हैं। ट्रैक्टरों की इस लंबी लाइन को देखिए। जिस सड़क पर जरूरी काम से लेकर दफ्तर आने जाने वाले हजारों लोग रोज आते जाते हों, उस सड़क पर ट्रैक्टर मार्च के जरिए एक तरह से कब्जा कर लिया गया। ये मार्च सिंघू बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक रखा गया। जाहिर है इससे बाकी लोगों के रास्ते रुक गए और कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। क्या आम लोगों को परेशान करने की नीयत से ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई? ट्रैफिक की बात की जाए तो सुबह का वक्त है, लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर रैली के बीच में लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए गाड़ियां हालांकि कोशिश ये कर रही हैं कि निकल सके, लेकिन पूरी सड़क पर ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मैं अपने बीजे से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से जो लगातार गाड़ियाँ जो है बीच से निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो नहीं निकल पा रही हैं। सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं है, मैं साफ तौर पर कह दूँ, सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं है इस पूरी रैली में। इसमें मोटर बाइक भी है, इसमें दूसरी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी बसें भी हैं, जिसमें किसान भर कर आगे बढ़ रहे हैं। मानो इस तरीके से कि आज ही दिल्ली कूच करना हो। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ये मार्च गाजीपुर बॉर्डर से पलवल के लिए निकला, जिसके लिए पुलिस ने भी खास इंतजाम किए थे। किसानों के आंदोलन के बीच ट्रैक्टर मार्च ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर दुहाई, दासना, बील अकबरपुर, सिरसा होते हुए पलवल पर खत्म होकर वहीं से वापसी का रूट तय किया गया था। लेकिन गाजियाबाद प्रशासन के कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने पलवल तक मार्च करने की बजाय नोएडा तक ही जाने का फैसला किया। पहले इनके द्वारा निर्धारित प्रोग्राम था, यहाँ से इनका पलवल जाना था, बट यहाँ की गाड़ियाँ नोएडा तक ले जाके उससे रिटर्न होंगे और नोएडा वाली नोएडा में रिटर्न होंगी। कुछ जो कार्स हैं इनके द्वारा ये लोग पलवल जाएंगे, ऐसी सूचना इनके द्वारा दी गई। शांतिपूर्वक ये रैली हो, जैसा कि ये खुद भी कह रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं, पुलिस और मजिस्ट्रेट की पूरी व्यवस्था है, पूरा हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और इनके संपर्क में कंटिन्यू हैं। टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या बुराड़ी, हर जगह किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर मार्च का हिस्सा बने नजर आए। ट्रैक्टर के अलावा प्रदर्शन कर रहे किसान कार में और सड़क पर भी नजर आए, जिसमें कई जत्थे शामिल थे और महिलाओं की भागीदारी भी दिखी। 40 जत्थे हैं यहाँ पर और इन 40 जत्थों पर के जितने भी ट्रैक्टर हैं वो सभी ट्रैक्टर
जो है वो निकल चुके हैं इस टिकरी की तरफ। ईस्टर्न पेरिफेरल के रास्ते होकर ये टिकरी की तरफ जाएंगे। और केवल ट्रैक्टर नहीं है, आप देखिए ट्रैक्टरों के आगे बीच में आपको गाड़ियां भी नजर आएंगी। जो किसान अपने घरों से गाड़ी से निकले थे वो किसान जो है वो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ियों से भी जा रहे हैं। ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, गाड़ी है, इन सभी पर से किसान जो है वो निकल चुके हैं। जो जिस तरीके से किसान नेताओं ने दावा किया था कि ये एक झांकी होगी और 10 किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच है, 10 किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच है यहाँ पर। किसानों ने दावा किया कि उनका आज का ये ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले अगले किसान मार्च की एक झलक होगी। ट्रैक्टर रैली है, 26 तारीख की रिहर्सल है। 26 तारीख में तिरंगा झंडा लगा के दिल्ली की तरफ बढ़ेगा और करीब 50,000 झंडों का ऑर्डर दे लिया हमने। अच्छा, सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर की बता रहे हैं आप? गाजीपुर पूरे उसमें, हाँ, 50,000 से भी ज़्यादा झंडों का इस्तेमाल उसमें होगा। हाँ। और उसकी तैयारी है, आज रिहर्सल है। आज पेरीफेल एक्सप्रेस जो है उसमें को ट्रैक्टर चलेंगे। ट्रैक्टर रैली की वजह से पुलिस और प्रशासन बेहद चौकन्ना नजर आया। ट्रैक्टर रैली के बहाने कानून व्यवस्था में थोड़ी भी चूक का क्या नतीजा हो सकता है, इसे समझा जा सकता है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से भी किसानों से संयम के साथ बातचीत जारी रखने की अपील की गई। हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए, सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता कि ये कानून वापस हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस कानून के अंदर अगर उनको कहीं सुधार की आवश्यकता लगती है कि हमें इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए भारत सरकार है वो वार्ता करके और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर बातचीत से ही हल निकलेगा। इसलिए सिर्फ प्रोटेस्ट करना या विरोध करना ये एक समाधान नहीं है। किसानों के गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा के बीच केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने की तैयारी के बीच पुलिस भी चौकस दिखी और किसानों को मनाने की कोशिश भी की गई। यहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात है और ऑफिसर्स तमाम हैं यहाँ, और किसान संगठनों से भी हम बात कर रहे हैं कि वो जैसे अब तक जो ये प्रोटेस्ट है शांतिपूर्वक रहा है, उसको आगे भी शांतिपूर्वक बनाए रखें। आंकड़ों पर नजर डालें तो 43 दिन के किसान आंदोलन के दौरान सरकार और किसानों के बीच 8 बार बातचीत हो चुकी है, जिसमें सरकार ने किसानों के सामने 5 प्रस्ताव रखे, जबकि किसानों ने अपनी 4 बड़ी मांगों को सरकार के सामने रखा। इनमें से 2 मांगों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई, लेकिन आंदोलन अब भी कृषि सुधारों को वापस लेने की मांग पर जारी है। कल भी मीटिंग में हल निकल सकता है, क्यों ये जरूरत पड़ी किस तरीके से आप लोग शक्ति प्रदर्शन करें। इससे पहले भी कई बार मीटिंग हो चुकी है, उसमें तो कोई हल निकला नहीं। तो हम जो अपना शांतिमय प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार को मजबूर ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। दावा किया गया कि ट्रैक्टर मार्च में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से भारी संख्या में ट्रैक्टर शामिल होने पहुंचे। किसानों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का हक है, लेकिन किसानों को ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन से दूसरों को परेशानी ना हो और न ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हों। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में कोरोना नियमों का पालन न होने पर चिंता जाहिर की है। तबलीगी जमात के मामले की सुनवाई के दौरान किसान आंदोलन पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे ने चिंता जाहिर की है और कहा कि ऐसा न हो कि किसान आंदोलन की वजह से निजामुद्दीन मरकज जैसे हालात बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों के मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत तमाम नियमों के उल्लंघन को लेकर चिंता जाहिर की और इस पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। और पंजाब बीजेपी के नेता सुरजीत जानी ने किसान आंदोलन में कोरोना नियमों की अनदेखी होने पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को वाजिब बताया है। आज क्या बात होगी और किसानों के इस कदम को आप लोग कैसे देख रहे हैं जो उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला है? वो तो किसान जत्थेबंदियां जब से दिल्ली आई हुई है और जब से वे कुछ ना कुछ कोई प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। वैसे ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ताकत दिखानी होती है, बड़ा जलसा, बड़ा समूह इकट्ठा करके। तो ताकत तो किसानों की सरकार ने देख ली है और ताकत देखते उनका मान सम्मान करने के लिए भी किसानों का मान सम्मान रहे और किसानों की इज्जत रहे। जो उन्होंने उसमें मतलब दिक्कत थी, जो में तकलीफ थी, जो कानून में कोई कमी थी, वो सारी की सारी हाँ जो है सरकार ने हाँ कर ली है, दूर करने के लिए मंजूरी कर ली है। और उसके बाद भी किसान जत्थेबंदियाँ जिस तरह से कर रही है वो तो लोग देख रहे हैं
ये कोई अच्छी बात हमें तो लगती नहीं अच्छी बात। जब सरकार बात सुन रही है, जब मीटिंग चल रही है, उस दौर के बीच में शक्ति प्रदर्शन, इससे ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन क्या होगा। गया था तबलीगी जमात पे सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें किसान आंदोलन पे मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई है। जैसे तबलीगी जमात के समय कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, तो यहाँ भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। तो मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई है। नहीं, उनकी चिंता जायज़ है, देश के हित में मुख्य न्यायपाल की ये चिंता जायज़ है। बाकी वहाँ ये नहीं हो रहा। आज इतनी बीमारी और दूसरे देशों में एयरलाइन भी जो एयर इंडिया वो सब बंद कर रखी है, दूसरे देशों जो लोग आ रही है, और बीमारी कोरोना से भयंकर जो है एक संकट आया है, तो ऐसा अगर वहाँ आ गया तो कितने लोगों की जान को नुकसान होगा। कोरोना के खतरे के बीच जिस तरह किसान आंदोलन हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन का हश्र निजामुद्दीन मरकज जैसे होने का अंदेशा जताया। यहां कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए थे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। कोरोना के खतरे के बीच आंदोलन पर जताई चिंता। आंदोलन का हाल मरकज जैसा होने का अंदेशा। भीड़ को लेकर सरकार को गाइडलाइंस बनाने की नसीहत। सर्द रातों और ठिठुरन भरे दिन में दिन रात सड़कों पर गुजारने वाले किसानों की हालत पर सियासत भले ही तरस न खाए, भले ही विपक्ष को किसान आंदोलन में केंद्र सरकार को घेरने का मुद्दा नजर आए, किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर भले ही विपक्ष के नेता ताली बजाएं, लेकिन जिसे किसानों की फिक्र है उन्हें अब अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ रही है। किसान आंदोलन को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी चिंता जताई, और ऐसा करने वाले खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े थे। एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों का पालन हो रहा है? क्या आंदोलनकारी किसान तय दूरी बनाकर मास्क लगा रहे हैं? इस पर तुषार मेहता ने जब ना में जवाब दिया तो जस्टिस बोबड़े से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि अगर इसे संभाला नहीं गया तो निजामुद्दीन मरकज जैसे हालात बन जाएंगे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कोरोना की रोकथाम और भीड़ जमा नहीं होने को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर जवाब मांग लिया। देश के हित में मुख्य न्यायपाल की ये चिंता जायज़ है। बाकी वहाँ ये नहीं हो रहा। आज इतनी बीमारी और दूसरे देशों में एयरलाइन भी जो एयर इंडिया वो सब बंद कर रखी है, दूसरे देशों जो लोग आ रही है, और बीमारी कोरोना से भयंकर जो है एक संकट आया है, तो ऐसा अगर वहाँ आ गया तो कितने लोगों की जान को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट की चिंता बेवजह नहीं थी। किसान आंदोलन पर सियासत जिस तरह के रंग दिखा रही है वो हैरान करने वाला है। कोरोना के कहर के बावजूद इसकी अनदेखी कर आंदोलन को उकसाने वाली हरकत सियासी दलों की नीयत की चुगली करती है। शायद यही वजह है कि आज दिल्ली समेत कई जगहों पर सड़कों पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आने लगे। आंदोलनकारी किसानों और उनके समर्थकों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया तो दिल्ली, हरियाणा के पलवल, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लेकर जगह जगह सड़कों पर आंदोलनकारी किसानों का कब्जा हो गया। सवाल उठता है कि आखिर इस ट्रैक्टर रैली से क्या हासिल होगा? जब सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध के बावजूद बातचीत जारी है और कुछ मसलों पर बात बनी भी है, तो फिर ट्रैक्टर रैली की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसे समझने के लिए कुछ बयानों पर ध्यान दीजिए। बीते कुछ दिनों से गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर के साथ शामिल किए जाने की मांग की जाने लगी, और इस तरह की मांग को हवा देकर किसानों को ऐसी मांग करने के लिए उकसाया जाने लगा। इसका नतीजा सामने है। ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए कई लोग तो इसी वजह से पहुंच गए कि ये गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने की रिहर्सल यानी पूर्वाभ्यास है। ट्रैक्टर रैली 26 तारीख की रिहर्सल है। 26 तारीख में तिरंगा झंडा लगा के दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, और करीब 50,000 झंडों का ऑर्डर दे लिया हमने। किसान नेता जब ऐसी भाषा बोले तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए ट्रैक्टर रैली और गणतंत्र दिवस परेड से जोड़े जा रहे उसके रिश्ते की वजह समझना जरूरी है। ऐसा करने की कोशिश में कुछ बयान बरबस ही अपना ध्यान खींचते हैं। इन्हीं में से एक बयान है कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह तो किसान आंदोलन के नेताओं को गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि बनाने तक की मांग कर बैठे।
उनकी मांग शुद्ध सियासी है। इसे मानने में शायद ही किसी को गुरेज हो। किसानों ने जो मांग की है कि हमको अगर 26 तारीख तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो हमें 26 जनवरी को ट्रैक्टर की परेड निकालना है, किसान परेड। तो ठीक है, किसान यूनियन के नेताओं को उसमें मुख्य अतिथि बना दिया जाए। बीजेपी ऐसे बयानों के मामले समझ रही है, इसलिए बीजेपी के नेता विरोधी दलों के बयानों को उकसाने वाली हरकत बताकर किसानों को समझाने की हर कोशिश कर रहे हैं। 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहार है और 26 जनवरी के राष्ट्रीय त्योहार को खराब करने के बारे में जो योगेंद्र यादव और कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, मेरी किसान भाइयों से निवेदन है, आंदोलन आपका अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय त्योहारों का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। बीजेपी को लगता है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच होने वाली हर बातचीत से पहले कुछ लोग जिस तरह के बयान देते हैं वो किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ये साजिश बात शुरू होने से पहले ही किसी भी हालत में बात नहीं बन पाने की हो सकती है। पिछले 2 दौर की जो बातचीत रही है वो काफी सकारात्मक रही है, पॉजिटिव नोट पे खत्म हुई थी। अब 8 तारीख को जो बातचीत होगी उसमें उम्मीद है कि हल निकलेगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह की बयानबाजी योगेंद्र यादव कर रहे हैं, जिस तरह कई अन्य लोग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बातचीत के टेबल पर आने से पहले वो एक मन बना चुके होते हैं। ये सही नहीं है। लेकिन कई सियासी दल किसानों से हमदर्दी जताकर सियासी रोटी सेकने की फिराक में हैं। लेकिन हर नजर कल सरकार के साथ किसान नेताओं की बैठक पर टिकी होगी। सवाल वही, क्या अब इस आंदोलन का अंत होगा? किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए प्रशासन और सुरक्षा बल ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, लेकिन ट्रैक्टर मार्च की वजह से दिल्ली के आसपास के कई इलाकों में जाम लग गया। किसानों के ट्रैक्टर को निकलने के लिए सड़कों पर खास इंतजाम करने पड़े, लेकिन लोगों को दिक्कतों से नहीं बचाया जा सका। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसानों और सरकार से बातचीत से समाधान की अपील की। किसान आंदोलन पर हमारा कहना यही है कि सरकार के साथ बैठकर शांति से चर्चा करते हुए कोई अच्छा समाधान निकलना चाहिए। किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हंगामे की आशंका को देखते हुए सिंघू बॉर्डर और बुराड़ी में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और इन इंतजामों की बड़ी वजह ये थी कि दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर एरिया हैं वहां से किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे और इसी के तहत भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, यानी कि कोई भी अगर अप्रिय घटना घटती है तो उसे जल्द काबू में किया जा सके। किसानों की कल सरकार के साथ होने वाली बैठक से पहले आज पंजाब बीजेपी के 2 नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। पंजाब बीजेपी के नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल और सुजीत जानी पहले ही प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं। क्या क्या मुद्दों पर बात होगी, जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकार इस फॉर्मूले पर भी बात करना चाह रही है जो कल की बैठक में, कि कानून रद्द नहीं होंगे लेकिन प्रदेश सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाए। प्रदेश सरकारें तय करें कि कानून रद्द करना है या फिर जो है इसको लागू करना है। देखो, जब बातचीत होती है तो खुले मन से होती है और उसमें सारे ऑप्शन ही खुले रहते हैं। ऐसा नहीं होता जस और नो नहीं होता। तो हमारी सरकार तो हमेशा किसान के साथ है, किसान के हित में काम करती है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई किसी भी उस पर बात कर सकते हो, आप बात करो। वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी लीडरशिप जो है वो जोगिंदर यादव के पास है, हनन मौला के पास है और जोगिंदर अग्रहा के पास है, जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नागी रेड्डी ग्रुप का है, माओवादी हैं। और ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसान के हित की बात नहीं कर रहे। सरकार तो किसी भी बात पे, सरकार ने देश की 93% किसान ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, ये लागू होने चाहिए। इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की उन्होंने बात की है, मगर प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री, इन्होंने किसान जो सड़कों पर बैठा है, जो सर्दी में बैठा है, बच्चे महिलाएं बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी रिस्पेक्ट की है। इन्होंने कहा कि जो कहते हैं इनके लिए बात करो। कोरोना